हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे इतिहास क्या होता है, इसके वर्गीकरण क्या है और इससे संबंधित जो कुछ भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, यानी कि जो कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियोस हमारे लिए स्पेशल आर ओ के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा न बताने को लेकर के जो हम केवल जो है पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, ये नहीं कि पूरा जो है हम उसकी शुरू से लेके लास्ट तक बताएं, कहानियां बताएं। यहाँ पे कहानी नहीं है, बस इतना समझना है कि जो कुछ भी हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उसको आप नोट डाउन करते चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि हिस्ट्री क्या होता है, इतिहास किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है, बीती हुई जो भी कुछ घटनाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करना, उनके बारे में जानकारियां जुटाना, उन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। यानी कि अतीत के बारे में अध्ययन करना, अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अगर हम बात करें इतिहास को, यानी कि हिस्ट्री को, तो मुख्यतः इसे तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तीन पार्ट्स में इसको क्लासिफाइड किया जाता है, कौन कौन से हैं, और फिर हर एक तीन पार्ट्स के अलग सब क्लासिफिकेशन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए ताकि जो है आपके लिए ये हेल्पफुल हो। ठीक है, तो पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। और तीसरा है हिस्टोरिकल पीरियड, जिसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो हम लोग नोट डाउन भी करते हैं। पहला है प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, जिसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे। ठीक है, दूसरा है प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक काल, जिसे हम इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, जिसे हम हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः इसे जो है तीन वर्गों में विभाजित किया गया, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये सब जो है आपको अपने फिंगर टिप पे एकदम लर्न होना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें कोई रीजनिंग नहीं है, कोई मैथ्स नहीं है, तो ये बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जीएस पे फोकस करो। और हिंदी तो एकदम समझ लेना कि 60 नंबर में से 50 प्लस तो गेन करना ही करना, अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, तो हमने देखा कि तीन हिस्सों में, तीन जो क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। अब इनके सब क्लासिफिकेशन है, यानी कि तीनों के अलग अलग। तो इसके जो है हम देखते हैं, तो प्राग ऐतिहासिक काल को जो है अगर हम सब क्लासिफिकेशन देखें तो इसके चार हैं। पहला नंबर आता है जिसे हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल। ठीक है, क्या बोलेंगे, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, पूरा पाषाण काल को जो है पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड। देखो यहाँ पे जो लिथिक है ना, इसमें लिथोस वर्ड जो यहाँ पे है, इसका मतलब भी होता है पत्थर। ठीक है, यानी वह काल जो पत्थरों का था, यानी वह समय जहाँ पे पत्थर के औजार बनाया करते थे, उन सभी काल को जो है, मतलब वो समय को जो है हम पूरा पाषाण काल कहेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे उसको एक एक करके। ठीक है, अभी फिलहाल हम नोट कर लेते हैं इसको। ठीक है, दूसरा नंबर आता है जिसे हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो पूरा पाषाण हो गया, मध्य पाषाण हो गया। फिर उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, चौथा नंबर और लास्ट जो है, जिसको हम कहते हैं उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, काल,
या इसे ही हम बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। ठीक है, उत्तर पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल, इसको बोलते हैं चाल्कोलिथिक एज या चाल्कोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो टोटल इसकी अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो कितने हो गए, ये टोटल जो है 4 जो है पहले वाले में हो गए, टोटल 4 क्लासिफिकेशन इसमें हो गए हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो हमारे पास ये वाला है प्राक ऐतिहासिक काल में। तो प्राक ऐतिहासिक काल में अगर हम बात करें इसके डिवीजन की, तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगर जो युग आता है जिसे हम बोलते हैं कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज। ठीक है, कांस्य युग या इसे ही हम बोलते हैं ब्रॉन्ज एज। ठीक है, तो पहला हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा हो गया कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन भी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या हिंदी में भी इसे हड़प्पा ही बोलते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास यानी कि टोटल 4 इसके सब कैटेगरीज हो गए और 3 इसके हो गए। हम अगर हम बात करें ऐतिहासिक काल की, तो इसमें जो है मुख्यतः हम लोग देखेंगे पहला नंबर आता है प्राचीन काल। प्राचीन काल जिसे हम प्राचीन इतिहास भी कह सकते हो, काल भी कहो। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इतिहास। ठीक है, इसी नाम से हम लोग जानते हैं, तो जिसको बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं जिसको बोलते हैं जो है मध्यकालीन इतिहास या पीरियड भी कह सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मध्यकालीन इतिहास या काल। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मिडाइवल पीरियड। ठीक है, क्या बोलेंगे, मिडाइवल पीरियड। थर्ड नंबर पे आता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास या काल, जो भी कुछ कहो, यहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, और आखिरी आता है इसमें अगर देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के बाद जो है कुछ लोग जो है कुछ बुक में इसे नेहरू पीरियड भी कहते हैं, नेहरू काल भी कहते हैं, तो ये भी मेंशन करना है नेहरू पीरियड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इतिहास क्या होता है और उसके वर्गीकरण है। तो यहाँ पे हम जो क्लासिफिकेशन किए हुए हैं एकदम आपको जो है अपने टिप पे होना चाहिए, फिंगर टिप पे जो है मतलब बिल्कुल एक एक करके जो है लर्न करना है, ये भी आपको ध्यान से समझना है। अब हम कुछ चीज़ों को और जो है इसके एडिशनल पॉइंट को समझते चलते हैं। यदि हम बात करें इतिहास की यानी कि हिस्ट्री की, तो इसके फादर कौन है। ठीक है, फादर की बात करते हैं तो जिनको माना जाता है एक्चुअली में इनके अलग हैं, इनके अलग हैं, और जो ये ऐतिहासिक काल के यानी कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन आधुनिक अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है जिनका खोज का योगदान रहा है वो है हेरोडोटस। ठीक है, ऐसे लर्न करना ना, एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस, ह से हिस्ट्री, ह से हेरोडोटस, लर्न करने में आसानी होगी। लेकिन चूंकि इन सब में सबके भले ही अलग अलग हों, लेकिन सब में सबसे ज़्यादा जो है अगर बात करें अगर हिस्ट्री में खोज करने की जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो हेरोडोटस को जाता है। इसलिए जो है टोटल इकट्ठे हम बोल देते हैं कि जो इतिहास के जनक होते हैं, फादर या जनक बोल सकते हो, वो कौन है, जनक,
उन्हें बोलते हैं कौन किसे, हेरोडोटस को। ठीक है, तो ये भी याद करना, कई एग्जाम में जो है ये पूछ दिया जाता है कि इनके जनक कौन है, तो वो है कौन, हेरोडोटस। ठीक है, को जो मानव की जब उत्पत्ति हुई, मानव रहना स्टार्ट कर दिया, तो उसको जो है बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता था, यानी कि एक तरह से कह लो कि वो अनपढ़ था। ठीक है, यानी कि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। इतिहास का वो समय, इतिहास का वह समय जब मानव न तो पढ़ना लिखना जानता था, यानी ये कह लो कि बिल्कुल अनपढ़ था। ठीक है, तो ऐसी जानकारी जिस कालखंड में मिलती है वो है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, याद रखना। अगर हम इसकी बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल में जो अगर डिवीजन था, तो उसमें जो पहला नंबर था, फर्स्ट डिवीजन था, जिसको हम लोग बोलते थे कि पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले देखो ये जो चीजें आ रही हैं वो स्टोन एज में है, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल जो है अगर हम देखें तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, पाषाण युग। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, पाषाण युग। पाषाण युग किसे कहते हैं, इसको हम समझते हैं स्टोन एज के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, वह युग यानी कि वह काल, ठीक है, जहां पर देखो पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो उस समय जो है मानव जो है अपने इस्तेमाल के लिए औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे और शिकार करते थे। ठीक है, यानी कि वह समय जहां पर ज्यादा उपयोग जो है पत्थर और पत्थर से बनी हुई औजारों का किया गया, तो ऐसे युग को, ऐसे कालखंड को जो है हम पाषाण काल या जो है स्टोन एज के नाम से जानते हैं। क्यों ऐसा होते थे, क्योंकि उस समय जो है देखो मानव जो जब रहना स्टार्ट किया तो जंगल में रहना स्टार्ट किया। ठीक है, तो वो क्या करता था कि जानवरों से बचने के लिए, अब यही सोचो कि ये एक कहावत है या कहावत ये कह लो कि एक मनगढ़ंत या बताया हुआ कहानी है कि ये माना जाता है कि जब जो है मानव रहना स्टार्ट हुआ जंगल में, तो बहुत सारे उसके समकक्ष और भी जानवर हुआ करते थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि दूसरे जानवर उस मानव को दौड़ा लिया, मतलब अपने भोजन बनाने के पर्पज के लिए। तो ये क्या किया, दौड़ते हुए गया तो एक पत्थर मिला जिसको जिसको जो है चला करके मारा, तो उस जानवर की मृत्यु हो गई। तो उसके दिमाग में ये ख्यालात आया कि ये कोई ऐसा चीज है जिसके वजह से जो कोई भी जानवर या दूसरा जो है कोई अटैक कर रहा है, तो इससे बचने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उन्होंने देखा कि जिससे लगा था वो थोड़ा नुकीला था। ठीक है, तो जो मानव था उस समय वो ऐसे नुकीले पत्थरों का को खोजना स्टार्ट किया और उससे जो है क्या करता था, जानवरों का शिकार करता था और जब वो मर जाते थे तो उसका वो अपना भोजन बना लिया करता था। ठीक है, यानी कि कुल मिला जुला के देखो हमको क्या लर्न करना है इस जो है पाषाण युग के। पाषाण युग का मतलब वह युग, वह काल जहां पर पत्थर से बनी हुई औजार या हथियार का उपयोग किया जाता था। ठीक उसी मतलब ज्यादा तौर पे इसका किया जाता था, इसी के नाम पर यह पड़ गया पाषाण या पाषाण काल या पत्थरों का काल। ठीक है, सबसे पहले जो है रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक जो है जो पुरातात्विक थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो 1863 में जो है इसकी डिस्कवरी की। तो एक चीज यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि ये जो है कैसा था वह युग, यानी कि यहाँ पे इस वाले युग में क्या था कि पहली बात तो देखो इस वाले में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। बस हमको यहाँ थोड़ा सा मेंशन करना है और आप अपने कॉपी जो है नोटबुक जो है लेकर बैठिए और साथ साथ मेंशन करिए, केवल टू दी पॉइंट हम यहाँ नोट डाउन करेंगे। मानव बस यहाँ लिखेंगे पढ़ना लिखना नहीं जानता था, पढ़ना लिखना नहीं जानता था, बस इससे ज्यादा नहीं कुछ लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो इसकी बात होगी। इस वाले सेक्शन में हम ये चीज मेंशन करेंगे कि उस समय मानव पत्थर के औजार और हथियार का उपयोग करते थे। ठीक है, यानी कि इस समय मानव पत्थर के औजार तथा हथियार का उपयोग करते थे। बस इतना ही हमको समझना है। ठीक है, यानी कि पत्थरों से बने हुए
औजार तथा हथियारों का उपयोग जो उस समय मानव किया करते थे। सबसे पहले 1863 में 1863 ईस्वी में, ठीक है, एक पुरातात्विद हुआ, ठीक है, पुरातात्विद, ठीक है, जिनका नाम था रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है, इनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है। इन्होंने जो है पाषाण काल युगीन की सभ्यता की खोज की, यानी कि ये ही एक ऐसे जो है पुरातात्विद थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो जब क्वेश्चन आता है कि पाषाण काल युगीन यानी कि पाषाण काल सभ्यता की खोज किसने किया था, तो ये अपने दिमाग में रखना कि किसने किया था, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने जो है इस सभ्यता की खोज किए थे। यहां तक क्लियर हुआ। और अगर हम बात करें फादर यानी कि इसके जनक कौन हैं, ठीक है, खोज तो किए थे, लेकिन अगर हम बात करें जनक की, तो जनक कोई और है। ये जो भी मैं पॉइंट टू द पॉइंट मैं नोट कर रहा हूं और यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व के, ठीक है, सॉरी, ये हम जनक की बात करें, ये पुरातत्विद थे, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट तो ये क्या थे, इन्होंने सबसे पहले जो है पाषाण काल युगीन सभ्यता की खोज की। ये कह सकते हो कि ये जो है इनके यानी स्टोन एज के जनक माने गए हैं, ठीक है, फादर ऑफ स्टोन एज इन्हीं को माना गया है, ठीक है। अगर हम बात करें ये पुरातात्विद की, तो पुरातात्विद कौन होता है, आर्कियोलॉजी एक साइंस का एक ऐसा ब्रांच होता है जो हजारों साल पहले कोई पेड़ पौधे हों या कोई भी मानव हो या कुछ भी हो जो जमीन के अंदर दब गए हैं, या कोई पुरानी चीजों के बारे में जो है जानकारी इकट्ठा करना उनके बारे में, और ये अनुमान लगाना ये कितनी वर्ष पुरानी है, इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन जो है किस में कहलाता है, पुरातत्व विज्ञान में कहलाता है, जिसे आर्कियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और जो इनकी पढ़ाई करते हैं मतलब आई मीन की साइंटिस्ट जो होते हैं इनके, ठीक है, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, पुरातात्विद कहते हैं। तो एक तरह की ये रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो है पुरातात्विद थे। लेकिन अगर मान ले भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहाँ पे मेंशन करते हैं भारतीय पुरातत्व के पिता यानी कि जनक, ठीक है, इनको बोलते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। किसको बोलते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। बस ये कनिंघम को याद करना तो सारा याद हो जाएगा, ठीक है। कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अभी हम लोगों ने देखा कि क्या चीजें हैं, कौन कौन से हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये नहीं पूछेगा कि क्या होता है, सबको पता है कि पत्थरों का यूज इसमें किया गया पाषाण काल युगीन में। यहाँ पे हमको याद रखना है कि पुरातत्व कौन से थे आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने पाषाण काल युगीन सभ्यता की खोज की, तो वो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, ये चीज याद रखना। अगर हम बात करें तो भारतीय पुरातत्व की संग्रहालय भी है, ठीक है। कौन सा संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ठीक है। ध्यान से देखो इसको, इंदिरा, ठीक है, इंदिरा गांधी, मैं यहां लिख देता हूं, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ठीक है। ये इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय क्या है, तो ये जो है भारतीय पुरातत्व संग्रहालय है। पुरातत्विक संग्रहालय इसलिए बोला जाता है जहां पर जो है ये इस जो पुरातत्व से संबंधित जो खोज होते हैं उनको इकट्ठा करना, ठीक है। तो ये जो है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। पहली बात तो ये है। अब देखो ये क्या है, ये किसके अंतर्गत आता है, तो देखो जो भी चीज होती है संस्कृतियों को बचाना है, ठीक है। कोई चीज खोज कहीं पता चला कि हाँ ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, तो ये जो है हड़प्पा का है, तो ये जो मोहनजोदारो का है, कहीं का भी हो, तो या ये स्नानागार मिला है, बाथटब मिला है, ये डांसिंग गर्ल मिली है, तो कुल मिला जुला कि ये हमारे जो है कल्चर से रिलेटेड है ना, ये सोचो। तो इसलिए ये याद रखना कि जो ये चीजें आती हैं वो किस मंत्रालय के अधीन आती हैं, तो याद रखना संस्कृति मंत्रालय के, ठीक है, मंत्रालय के अधीन आती हैं।
मंत्रालय के अधीन आती हैं। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में बिल्कुल याद रखना कि किस मंत्रालय के अधीन आती है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन आती है। ठीक है, याद क्लियर हुआ। अब आया कि पाषाण काल को जो है हम लोग 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में कि टोटल जो है 4 प्रकार के जो है इसके सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद मध्य, फिर नौ, फिर उत्तर पाषाण काल, जिसे हम लोग जो है ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला जो उसमें डिवीजन है वो है पूरा पाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल जिसे हम बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। अब देखो ये जो पीरियड है कब से कब तक है, तो ये जो पीरियड है 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक है। ये भी याद रखना है, 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, ये अपने पॉइंट दिमाग में रखना है। 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक जो है पूरा पाषाण काल को माना जाता है। अब देखो ये जो है पूरा पाषाण काल युग, जिसे पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, ये या पीरियड कहा जाता है, ये वह काल है जहां पर मानव जो है, मानव को आदि मानव कहा गया है। ठीक है, आदि मानव इसलिए कहा गया है क्योंकि वो जो है ना जानवरों को मार करके उससे कच्चे मांस को खा जाता था। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि वो खाने के चक्कर में, यानी पेट भरने के चक्कर में पड़ा था। यानी कि एक तरह से कह सकते हो खाना बदोश था। खाना बदोश का मतलब होता है खाद्य संग्राहक। यानी कि उसका जीवन का एक मुख्य उद्देश्य ये था कि जानवरों के तरीके से, जैसे एक शेर है या कोई भी जानवर है जो अपने पेट को भरता है केवल, और उससे कोई मतलब नहीं रहता है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये जो है केवल और केवल जो है जानवरों की भांति या जानवरों की तरह जो है वो अपने पेट की पूजा करना चाहता। बस ये समझ लो कि पेट भरना जानता था। ये इस समय जो है अगर हम बात करें तो सबसे महान उपलब्धि की बात करते हैं तो आग की खोज जो है इसकी महान उपलब्धि मानी जाती है। ठीक है, आग की खोज जो है इस जो काल की जो है क्या होती है, महान उपलब्धि मानी जाती है। ठीक है, इस जो काल की अगर बात करें तो बड़े बड़े औजारों का उपयोग किया जाता था शिकार करने के लिए, और चित्रकारी का प्रारंभ भी इसी काल में हुआ। तो देखो जो मेन पॉइंट है वही मैं नोट डाउन कर रहा हूं। ठीक है, चित्रकारी का प्रारंभ। ठीक है, चित्रकारी का प्रारंभ। तो पहली बात तो इस काल की मुख्य 2 घटनाएं आपको दिमाग में होनी चाहिए। पहला कि आग की खोज, दूसरा चित्रकारी की प्रारंभ। अब देखो जो चित्रकारी की प्रारंभ है अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कहां पर ये चीज प्रारंभ हुआ, ये जो चित्रकारी है किस जगह पे हुआ। तो एक बड़ा फेमस है जिसका नाम है भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, ये पॉइंट अपने दिमाग में रखना। कौन सी? भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं जो है, पहली क्वेश्चन ये पूछा जाता है अगर आप घटना चक्र उठाओ या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ तो वहां पे पूछा जाता है भीमबेटका की गुफाएं जो है कहां पे है, तो किस राज्य में है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि ये मध्य प्रदेश राज्य में है। पहला पॉइंट याद रखना, मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में के एक अब्दुल्लागंज शहर है जो कि रायसेन जिला में पड़ता है, मध्य प्रदेश राज्य के। ठीक है, अब्दुल्लागंज जो कि रायसेन जिला में पड़ता है। कई बार घुमा घुमा करके ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, कभी तो राज्य पूछा है, तो कभी ये किस जगह पे शहर का नाम पूछा है, तो कभी जिला पूछा है। तो बस इतना अपने दिमाग में रखना, काफी फेमस ये चीज ये भीमबेटका की गुफाएं जो है मिला हुआ है। तो अपने दिमाग में रखना कि ये कहा है कि मध्य प्रदेश राज्य में जो है ये है, और अब्दुल्लागंज शहर जो कि रायसेन जिला में स्थित है वहां से जो है ये प्राप्त हुई है भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
तो दूसरा नंबर जो नेक्स्ट हम देखते हैं तो वो है हमारा मध्य पाषाण काल। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर जिसको बोलेंगे मध्य पाषाण मध्य पाषाण काल, जिसे हम बोलेंगे क्या? मीजोलिथिक पीरियड। ठीक है, क्या बोलेंगे? मीजोलिथिक, ठीक है, पीरियड। मीजोलिथिक पीरियड को ही हम बोलेंगे मध्य मध्य पाषाण काल। ये कब से कब है? तो ये कह रहे हैं कि 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के जो है 10,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, ये कब तक है? 10,000 ईसा पूर्व तक जो है ये माना जाता है। ठीक है, कितना? 12,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण काल। सबसे पहले देखो इस काल की जो जानकारी है, एक करसाइल नामक जो है पुरातात्विक थे। कौन से थे? 1867 में, ठीक है, करसाइल नामक जो है एक क्या थे? पुरातात्विक थे। ठीक है, पुरातात्विक थे। इन्होंने जो है सर्वप्रथम जानकारी, ठीक है, सर्वप्रथम इसकी जानकारी दी, यानी कि इस काल के बारे में इन्होंने जो है सबसे पहले जो है बताया। करसाइल नामक जो है पुरातात्विक हुए थे, इन्होंने बताया। ठीक है, अब चूंकि इस काल में जो है क्या हुआ था, इस काल में यानी कि पूरा पाषाण काल के बाद जो है ये काल मध्य पाषाण काल आया। इसमें जानते हो क्या होता है? छोटे छोटे हथियारों का, छोटे छोटे हथियार बनाए गए, पत्थरों के बड़े नहीं, पत्थरों के छोटे छोटे हथियारों का उपयोग हुआ। ठीक है, याद रखना यहाँ पे पत्थरों के, इस काल में पत्थरों के छोटे 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 हथियारों का उपयोग। और इसी रीजन के वजह से, चूंकि ये छोटे छोटे हथियारों का उपयोग हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रोलिथ। माइक्रो का मतलब छोटा, और लिथोस या लिथ का मतलब होता है कि पत्थर। ठीक है, याद रखना, यानी कि यहां पे इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोलिथ। ठीक है, इसको हिंदी में भी यही लिखेंगे, माइक्रोलिथ। अब देखो ध्यान से, माइक्रोलिथ इसलिए कहा गया क्योंकि वो छोटे छोटे हथियारों का उपयोग किया था। इस कालखंड की सबसे मुख्य जो कार्य था, प्रमुख कार्य था, अंत्येष्टि कार्यक्रम था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि अंत्येष्टि कार्यक्रम जो किस काल का है? अंत्येष्टि कार्यक्रम। ठीक है, अंत्येष्टि कार्यक्रम का मतलब होता है अंतिम संस्कार। ठीक है, अंतिम संस्कार, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उसे ही अंत्येष्टि जो है संस्कार कहा जाता है, यानी अंतिम संस्कार। तो संस्कारों में से एक प्रमुख जो है और अंतिम संस्कार ही माना जाता है, जिसे अंत्येष्टि कहा जाता है। तो उस समय सबसे प्रमुख कार्य जो है ये माना जाता था। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आया। फिर से एक बार रिकॉल कराते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो है पूरा पाषाण काल के बाद जो है, पूरा पाषाण काल जो है 1,00,000 ईसा पूर्व से लेकर के जो 12,000 ईसा पूर्व तक था, अब ये 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक है। और इसमें जो है सर्वप्रथम जानकारी जो 1867 ईस्वी में करसाइल नामक पुरातात्विद ने बताया कि हाँ भाई, एक मध्य पाषाण काल भी है। ठीक है, जिसमें जो मानव था छोटे छोटे हथियारों को जो है छोटे छोटे पत्थरों का हथियार बना करके यूज करता था, इसलिए इस युग को माइक्रोलिथ एज भी कहा गया या माइक्रोलिथ कहा गया। और उस समय मानव का सर्वप्रथम जो कार्यक्रम था, प्रमुख कार्य था, वो था अंत्येष्टि कार्यक्रम, जिसे अंतिम संस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसी काल में मानव का जो हड्डी थे, हड्डी बोलते हो या अस्थि पंजर बोल सकते हो, का अवशेष, ठीक है, मानव का अस्थि पंजर अवशेष कहाँ मिला था? ठीक है, अस्थि पंजर अवशेष जो है प्राप्त हुआ था कहाँ पे? प्रतापगढ़ यूपी में। कहाँ पे प्राप्त हुआ था? प्रतापगढ़ यूपी में जो है प्राप्त हुआ था, ये भी याद रखना। प्रतापगढ़
एक जिला है यूपी का, ठीक है। तो वहां पे जो है प्रतापगढ़ यूपी में जो है प्राप्त हुआ था। कहाँ पे? तो वहां पे दो फेमस जगह हैं, सराय नहर और महदहा, ठीक है, नामक स्थान पे। यानी कि प्रतापगढ़ यूपी में ही दो जगह हैं। कौन से? यहां मैं नोट कर रहा हूं, सराय शराय नहर एक था, दूसरा था महदहा, ठीक है। फिर से समझो कि मानव मानव का जो सर्वप्रथम अस्थि पंजर जो है यूपी के मतलब अवशेष यूपी के प्रतापगढ़ के दो स्थान, सराय नाहर, सॉरी नाहर नहीं है, नहर नहीं है, नाहर है, सराय नाहर और महदहा नामक स्थान पर जो है प्राप्त हुआ था। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि बुरा पाषाण और जो है मध्य पाषाण काल, ठीक है। अब थर्ड नंबर जो आता है वो नौ पाषाण काल के बारे में हम लोग देखते हैं नौ पाषाण काल, ठीक है। थर्ड नंबर हम देखते हैं नौ पाषाण काल, ठीक है। नौ पाषाण काल को हम लोग बोलते हैं नियोलिथिक एज, ठीक है, नियोलिथिक पीरियड भी बोल सकते हो या एज भी बोल सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नौ पाषाण काल या जिसे नियोलिथिक पीरियड बोलते हो। तो ये कब से कब तक था? ये 10,000 से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक। कब से था? 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। फिर से एक बार रिकॉल कराते हैं, पूरा पाषाण काल में जो है जो उसका टाइम पीरियड था वो 1 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक था। और मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था वो था कब? 12,000 से लेकर के, ठीक है, 12,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। अब ये नौ पाषाण काल है तो ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक जो है ये काल माना जाता है। सर्वप्रथम इस काल के बारे में अगर हम बात करें तो लुबाक नामक पुरातात्विक थे 1865 में, ठीक है। यानी कि 1865 में जो है 1865 में, ठीक है, लुबाक नामक जो है एक पुरातात्विद हुए, ठीक है, पुरातात्विद, इन्होंने जो है जानकारी दी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है कि नौ पाषाण काल के अगर जनक भी पूछे तो इनको ही मानना है कि इसको लुबाक को। और इन्होंने जो 1865 में बताया कि भाई एक और काल है जिनका नाम है नौ पाषाण काल। अब देखो नौ पाषाण काल में मानो कि एक प्रमुख जो कार्य थे ना वो पशुपालन, यानी कि वो अपना घर बना अस्थाई जो है घर बनाने लगे। फिर उसके बाद जो है पशुपालन भी स्टार्ट कर दिए, कृषि खेती करना स्टार्ट कर दिए, ये सब काम स्टार्ट कर दिए। इसको कैसे हमको पता चले कि हाँ ये चीज करना स्टार्ट कर दिए? तो देखो जब उन्होंने ये लुबाक जी ने जो है क्या किया, जब उन्होंने खोज किया तो पता चला इनको जो पहिया मिला, मन का घड़ा मिला, मनका से भरा हुआ। तो इन्होंने याद रखना इसी काल में जो है इन्होंने जो है ये जब इसको खोजा तो पता चला कि हाँ जो है पहिए का आविष्कार था, लोग अस्थाई निवास करते थे, ठीक है। तो मनके और पहिया, पहली बात तो पहिया का आविष्कार अगर पूछे, पहिया तथा मनका, ठीक है, घड़ा इसको बोलते हो, पहिया तथा मनका यानी घड़ा की खोज भी इसी काल में हुई। पहले बात, पहिया तथा मनका या घड़ा की खोज जो है इसी काल में हुई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कर्नाटक के पास एक जगह है जिसका नाम है संगनकल्लू, ठीक है, या मैं लिख रहा हूं कर्नाटक, कर्नाटक के पास एक जगह है जिसका नाम है संगनकल्लू, ठीक है। संगनकल्लू नामक जो है इस जगह पे नौ पाषाण काल के टाइम ही पुरास्थल में राख के टीले मिले। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, राख के टीले प्राप्त हुए। कहां से राख के टीले प्राप्त हुए? तो संगनकल्लू से प्राप्त हुए। कहां है ये? तो ये कर्नाटक में है, ठीक है, याद रखना। अच्छा दूसरी, पशुपालन से संबंधित साक्ष्य यहीं पे प्राप्त हुए, तभी तो हम लोग कह रहे हैं कि इसमें अस्थाई निवास हो गया, पशुपालन था।
पशुपालन पशुपालन से संबंधित साक्ष्य, पशुपालन से संबंधित जो साक्ष्य थे वो कहां से मिले। तो देखो इसके लिए हमको याद करना है कि कहां कहां से मिले। तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में एक शहर है जिसका नाम है आदमगढ़, और राजस्थान का जो एक जगह है जिसका नाम है बागौर, जिला है वहां का। ठीक है, तो याद रखना मध्य प्रदेश में मिला, ठीक है, मध्य प्रदेश में, और एक तो राजस्थान से मिला, राजस्थान से, एक तो मध्य प्रदेश से मिला और दूसरा जो है राजस्थान से। तो मध्य प्रदेश में कहां मिला, तो मध्य प्रदेश में जो है आदमगढ़ से मिला, यहां पे आदमगढ़, आजमगढ़ नहीं आदमगढ़, ठीक है। और ये जो राजस्थान है, राजस्थान में कहां मिला, बागौर, ठीक है, नागौर नहीं बागौर, नागौर भी है, ठीक है। तो यहां पे जो है बागौर से हमको प्राप्त हुआ, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो है कौन कौन सी जो है चीजें प्राप्त हुई, मतलब तीनों पीरियड देख लिया गया। अब देखो एक आता है जो ताम्रपाषाण जो काल है, वहां पे तांबे की, ठीक है, तांबे की खोज हुई, ठीक है। तो ये याद रखना कि इसी की वजह से जो है सबसे बड़ी उपलब्धि थी उस समय तांबे की खोज की, इसलिए जो उसे ताम्रपाषाण का काल कहा गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है वीडियोस में देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो जगह है जहां से जो है साक्ष्य मिले, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछता है कि कौन से साक्ष्य कहां से मिले हैं। जैसे गेहूं के साक्ष्य कहां से मिले, फिर उसके बाद जो है मानव के साथ कुत्ते को दफनाने की जो साक्ष्य थे वो कहां से मिले, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब कुल्हाड़ी कहां से मिला, ये तमाम जो साक्ष्य हैं इनसे क्वेश्चन पूछता है, घुमा घुमा के पूछता है। तो नौपाषाण काल के अंतर्गत जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है कृषि और पशुपालन की जो खोज हुई, ठीक है, और उनके स्थान कौन कौन से उसके बारे में, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। एक चीज फिर से रिकॉल कराते हैं कि देखो नौपाषाण काल का जो समय था, टाइम पीरियड था, वो कब से कब तक था, तो वो था 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक। अगर हम बात करें सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल का पीरियड, तो पूरा पाषाण काल का पीरियड जो 1,00,000 ईसा पूर्व से लेकर के जो है 12,000 ईसा पूर्व तक। और मध्य पाषाण काल की बात करें तो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। नौ पाषाण 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। नौ पाषाण काल के बारे में अगर हम बात करें, एक बार रिकॉल कराते, तो वहां पे सबसे पहले जो इस समय मानव अस्थायी रूप से रहने लगा था, खेती करने लगा था, पशुपालन करने लगा था, पहिए का आविष्कार हुआ उस समय, ठीक है, मन का घड़ा का आविष्कार हुआ उस समय, यानी कि खोज हुआ, ठीक है। और हमने डिस्कस किया था कि कर्नाटक के मैसूर के पास ही, कर्नाटक के मैसूर के पास एक संगन कल्लू जगह है जहाँ पे राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के साक्ष्य जो है भारत के दो दो राज्य, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश के एक शहर है जहाँ पे जिसको बोलते हो आदमगढ़, और राजस्थान का बागौर जिले में जो है ये चीज जो है पशुपालन के साक्ष्य को प्राप्त हुआ था। तो अभी उसी सिलसिले में नौपाषाण काल में ही कुछ ऐसे जो है जगह हैं जहां पर जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मेहरगढ़ की, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेहरगढ़ की। तो जहां पर मेहरगढ़ में जो है जौ और किसकी, जौ और गेहूं की खोज की गई, ठीक है। तो अपने बिल्कुल दिमाग में रखना कि पूछे क्वेश्चन आए तो तुरंत मेहरगढ़ पे ही टिक करना कि कहाँ पे जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले, यानी कि इससे संबंधित साक्ष्य की खोज की गई, तो मेहरगढ़ में हुई। अब ये क्वेश्चन उठता है, ये भी पूछता है कि मेहरगढ़ कहाँ पे है। कई बार कई एग्जाम में अगर आप घटना चक्र उठाएं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पे इस तरह से क्वेश्चन पूछते कि मेहरगढ़ कहाँ है। तो मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, ठीक है। पाकिस्तान के, ये कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के जो है बलूचिस्तान में जो है ये स्थित है,
याद रखना कि ये कहाँ, तो दो पहाड़ियां वहां पे सुलेमान और किरथर नामक दो पहाड़ियों के बीच जो है कृषि के साक्ष्य मिले थे। इस पॉइंट को एकदम बिल्कुल नोट डाउन करना है। अब आ जाता है जो सेकेंड नंबर आता है, जो जगह जिसका नाम है बुर्ज होम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि कहाँ पे स्थित है। तो ये जो है बुर्ज होम जो है कश्मीर में स्थित है, कश्मीर राज्य में ये है जगह बुर्ज होम। यहाँ पे क्या हुआ था, इस वाले जगह पे जो बुर्ज होम है यहाँ पे जो है गर्त आवास के जो है साक्ष्य मिले। गर्त आवास का मतलब होता है दफनाना। ठीक है, गर्तावास, गर्तावास के साक्ष्य मिले। ठीक है, यानी कि ये कह लो कि इस जगह पे जो है मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला, कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला। अब ये कुछ लोग मानते हैं कि भाई मालिक के साथ वो उस समय कुत्ता जो है पालतू जानवर रहा होगा, तो जब मालिक मर गया तो कुत्ते को भी उसके साथ दफनाने का साक्ष्य जो है मतलब दफना दिया गया। तो इसके साक्ष्य जो है कहाँ पे मिलता है, बुर्जों में। जगह जरूर याद होना चाहिए कि कहाँ पर ये है। तो पहले हम लोगों ने देखा क्या कि मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और वहां पे जो साक्ष्य मिले हैं कृषि संबंधी साक्ष्य थे, जो किरथर और सुलेमान और किरथर नामक दो पहाड़ियों के बीच जो है ये कृषि संबंधी साक्ष्य मिले, जहां पर गेहूं और जौ का जो है साक्ष्य मिला था। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है जो बुर्जहोम, जो कि कश्मीर राज्य में स्थित है। यहाँ पे गर्तावास यानी कि मनुष्य को दफनाने का साक्ष्य वो भी कुत्ते के साथ मिला, या ये कह लो कि मालिक को कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ था। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं, वो क्या चीज है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। थर्ड नंबर आता है गुफर काल। ठीक है, ये गुफर काल क्या होता है, तो ये जो है यहाँ पर मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ था। ये भी याद रखना, कौन सा, मृदभांड का। ठीक है, मृदभांड का पहला प्रमाण जो है प्राप्त हुआ था। अगर हम बात करें लास्ट में हम इंपॉर्टेंट बता देंगे इसमें से कौन कौन से, सारा नहीं पढ़ना है हमको, जो इंपॉर्टेंट है वही हमको पढ़ना है। ठीक है, कुलडीहवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुलडीहवा, कुलडीहवा जो है उत्तर प्रदेश में है स्थित। ये जो जगह है कुलडीहवा, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे सर्वप्रथम जो है सबसे प्राचीन जो है, सीधे सीधे बोल देना, यहाँ चावल के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो कुलडीहवा से कैसा साक्ष्य मिला था, चावल के साक्ष्य मिले थे, ये भी याद रखना। फिर उसके बाद आता है जो है कुलडीहवा के बाद जो है थर्ड नंबर जो है फिफ्थ नंबर पे आता है दमदमा। ठीक है, दमदमा जो है में एक ही कब्र में, याद रखना, 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। ठीक है, याद रखना, 3, एक ही कब्र में, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल। ठीक है, दमदमा में जो है एक ही कब्र में जो है 3 मानव के कंकाल प्राप्त हुए। ठीक है, और यहीं से जो है, यहीं दमदमा में ही यहीं से पता चला कि मानव का सर्वप्रथम जो पशु था पालतू वो क्या था, कुत्ता था। जब भी क्वेश्चन आएगा कि क्या जो है पहला जो पशु था पालतू वो कौन सा था, तो वो मान के चलना कि वो क्या था, कुत्ता था। ठीक है, अब ध्यान से देखना, उसके बाद आता है चिरांद। ठीक है, तो चिरांद जो है ये कहाँ है, तो बिहार में है। पहली बात तो ये है, बिहार के एक सारण जिला है। ठीक है, सारण जिले में ये चिरांद स्थित है। ठीक है, तो याद रखना बिहार की कहाँ पे है, ये सारण जिला में है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसका हम जगह बता देते हैं। यहाँ जो प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस जगह पे हम जो है इसको मेंशन करते हैं थोड़ा सा, इसमें जो है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे। प्रचुर मात्रा में हड्डी के जो है उपकरण प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब ये भी चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। अब आता है हमारे पास जो है, ठीक है, दमदमा तो यहाँ पे हमने बता दिया तो इसको हटा दो। ठीक है, उसके बाद जो है 7th नंबर पे आ जाता है हमारे पास लेहुरा देव।
ठीक है। 7th नंबर पे आ जाता है कौन सा, लेहुरा देव। तो सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य, यानी कि सबसे पुराना जो चावल के साक्ष्य जो है लेहुरा देव में मिला था। प्राचीन, ठीक है, सबसे प्राचीन प्राचीन चावल के साक्ष्य, ठीक है, कहाँ पे मिला था, लेहुरा देव में मिला था। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं और चीज़ों को ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो हमारा हम डिस्कस कर रहे थे ये था साक्ष्य और उनके स्थान। तो सबसे पहले हमने देखा कि मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है। जौ और गेहूं के वहां से खोजा। बुरजहोम से मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य। गुफरगाल से मृद भांड। कोल्डीहवा से चावल। दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल। उसके बाद चिरांद जो कि बिहार के सारण जिले में स्थित है, प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण। और लेहुरा दो से सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य। तो इसमें अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं तो मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बुरजहोम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोल्डीहवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिरांद की बात कर लेते हो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है ये ठीक है, यहाँ पे ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर लर्न करना है तो बाकी आप जो है लर्न कर सकते हो। ठीक है, पूरा ही लर्न कर लो, सारे के सारे जो है आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जो है प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो हम लोगों ने नवपाषाण तो देख ही लिया था, ताम्रपाषाण काल में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मेन जो है ताम्रपाषाण काल को जो है उत्तर वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है ताम्रपाषाण काल में जो है ये कहा गया कि पाषाण काल का ये अंतिम समय था। ठीक है, जहाँ पर जो है ये कह लो कि औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे तांबे की खोज हुई थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना कि नौदा टोली जो मध्य प्रदेश का एक प्रमुख स्थल है, वहां पे ताम्रपाषाण का मतलब ये एक स्थल माना जाता है, पूरा स्थल माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे है ये, तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो हम यहाँ बता देते हैं नौदा टोली। ठीक है, नौदा टोली कहाँ है, एमपी का एक जगह है जहाँ पर जो है तांबे के साक्ष्य मिले हैं, या ताम्र पाषाण पाषाणिक पूरा स्थल माना जाता है। तो ये याद रखना। और ये दौर है जिस समय औद्योगिकरण जो है विकसित हो रहा था, और उस समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब ये खत्म हुआ तो सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट मानी जाती है, यानी इसकी लास्ट और सिंधु घाटी सभ्यता की स्टार्टिंग मानी जाती है। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आया कि हम लोगों ने जो है क्या चीज़ें डिस्कस किया है। ठीक है, तो यदि आप चैनल में नए व्यूज हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियोस आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। थैंक यू सो मच।